हाँ जी 11th क्लास बेटा, वेलकम अगेन जी। तो यार लास्ट टाइम हमने ऑसिलेटरी मोशन में कुछ बेसिक बातें की और एसएचएम बेटा जो हमारा मेन टॉपिक है ना पूरा चैप्टर का। अच्छा, कई बुक्स में इसको ऑसिलेटरी मोशन की बजाय एसएचएम ही लिखा होता है, क्योंकि यार बेसिकली पढ़ाना ही हमने क्या है, एसएचएम है। तो कुछ बेसिक बातें करते हुए पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, हार्मोनिक मोशन और फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी एसएचएम की डेफिनेशन तक भाई हम पहुंचे थे। आज इसका मैथमेटिकल पार्ट होगा बेटा, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आपके स्टार्ट हो जाएंगे, तो मैथमेटिकल पार्ट की स्टार्टिंग हो जाएगी। तो एसएचएम की अगर मैं बात करूं, आज मेनली एसएचएम ही डील करना है बेटा, इसकी इक्वेशन वगैरह बनाएंगे। अगर हम कहें सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो हमने बोला था यार दैट टाइप ऑफ मोशन which can be represented by single sine और कोसाइन। पहली बात सिंगल साइन या सिंगल कोसाइन से जो रिप्रेजेंट कर सकें जिसको, वो हार्मोनिक हो गया। तो सिंपल हार्मोनिक भैया, हार्मोनिक तो है ही है ना, तो दैट मीन्स सिंगल साइन और सिंगल कोसाइन से तो रिप्रेजेंट हो गई। तो हम ये कह सकते हैं दैट टाइप ऑफ मोशन विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल साइन और सिंगल कोसाइन फंक्शन इज टर्म्ड एज सिंपल हार्मोनिक। फिर हमने बात की क्या सिंपल हार्मोनिक होगा, तो जो सबसे मेन बात है कि जो एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होना चाहिए, माइनस एक्स होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक्स की पावर पूरी 1 आनी चाहिए। अगर 1 नहीं होगी तो एसएचएम नहीं बनेगा यार वो। ठीक है, या फिर हमने बोला एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होना चाहिए, माइनस एक्स, क्योंकि एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स हो गया तो ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स ऑटोमेटिकली अपने आप ही हो जाएगा। ओके, वैसे अगर मुझे कभी भी किसी भी ऑसिलेटरी मोशन को सिंपल हार्मोनिक प्रूव करना हो तो उसमें यार अब मान के चलो हम ये प्रूव किया करेंगे कि एफ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स या एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। बाकी बेटा बेसिक टर्म्स, मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, एम्पलीट्यूड वैम्पलीट्यूड, वो देखो अब अपनी हो गई हुई हैं, उन चीजों का बार बार यूज होता ही रहेगा। एसएचएम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक, हार्मोनिक तो हो गई होगा। ओके, हार्मोनिक है तो वो ऑसिलेटरी तो हो गई होगा, ऑसिलेटरी है तो पीरियोडिक तो हो गई होगा। तो बेटा जो ऑसिलेटरी मोशन की बेसिक टर्म्स थी, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, फेस, वो तो देखो अब चलनी। ठीक है, एसएचएम में मीन पोजीशन भी होगी, वो ऑसिलेटरी हो गई होगा, टाइम पीरियड भी होगा, फ्रीक्वेंसी भी होगी, फेस भी होगा, सब कुछ होगा। हम कहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, सिंपल हार्मोनिक मोशन से। तो हमने सबसे पहली वाली बात बोली कि यार वो ऑसिलेटरी मोशन जो सिंगल साइन और सिंगल कोसाइन से रिप्रेजेंट हो जाएगा और जिसमें रीस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि ये एफ कौन सा फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स है। रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। बेटा एक्स से भी डिनोट कर सकते हो, वाई से भी डिनोट कर सकते हो। ये क्या था, रीस्टोरिंग फोर्स। तो जिसमें रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन हो जाए, वो ऑसिलेटरी मोशन किस कैटेगरी में जाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन की कैटेगरी में जाएगा। ओके, अब सबसे पहले हेडिंग डाल लो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। थोड़ा मैथमेटिकल काम स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहली हेडिंग इक्वेशन बनाते हैं, लिखना डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। उसके बाद बेटा हेडिंग मैं चेंज नहीं करूंगा, वो कंटिन्यूटी में ना जो रिजल्ट आते जाएंगे बस ये लगा लो, उनको नोट करते जाना। आज का लेक्चर ये लगा लो कि सबसे इंपॉर्टेंट है एसएचएम में,
इसके बाद एक या दो लेक्चर और आएंगे, लेकिन आज का ही इंपॉर्टेंट रहेगा, सारी बातें निकल कर आज ही आनी है बेटा। तो सबसे पहले हमने क्या बोला, क्या निकालने जा रहे हैं, कुछ नहीं है, छोटी छोटी सी बातें हैं, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। अब हमने बोला फॉर SHM F प्रोपोर्शनल टू क्या आना चाहिए, माइनस एक्स। एक्स यहां पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। F क्या है जी आपका, रिस्टोरिंग फोर्स। ओके, अब यहां से यार F इक्वल टू क्या लिख सकते हो, माइनस के एक्स, के वही रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है। ये क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट है। क्योंकि बेटा ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है तो कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, कुछ ना कुछ एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी। पार्टिकल जो है उसका कुछ ना कुछ मास भी होगा। कोई भी चीज है यार, SHM में अगर हम कह रहे हैं किसी चीज का SHM हो रहा है तो वो उस पार्टिकल का ही हो रहा है ना। हमने बोला एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या लिया करेंगे, सिंपल पेंडुलम। बाकी इसके बाद कई और चीजों में भी ऑसिलेटरी मोशन को हम जनरलाइज करेंगे। तो अगर मैं सिंपल पेंडुलम की बात कर रहा हूं तो ये जो भी ऑब्जेक्ट है जो ऑसिलेट कर रहा है उसका कुछ ना कुछ देख मास तो होगा ही होगा ना, ठीक है। ये यहां पहुंच गया तो इसकी कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन भी होगी ही होगी। हमने इसको किससे नोट किया हुआ है, अब उधर एक्स से, तो यहां पे भी किससे कर देते हैं, एक्स से कर देते हैं। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है भैया, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्स। अगर एक्स उधर को बढ़ रही है तो रिस्टोरिंग फोर्स उल्टे लग रहा है, ठीक है। एक्स ऊपर जा रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स नीचे की ओर लगेगा, अगर एक्स इधर जाएगा तो रिस्टोरिंग फोर्स नीचे की ओर लगेगा। रिस्टोरिंग फोर्स ने हमेशा एक्स को क्या करना है, अपोज ही करना है। दूसरा बेटा मास का कंसेप्ट यानी इनर्शिया का कंसेप्ट तो चाहिए, हमने बोला हुआ है ऑसिलेटरी मोशन होने के लिए दो चीजें जरूरी है, एक रिस्टोरिंग फोर्स जो पेंडुलम के केस में चलो ग्रेविटी प्रोवाइड करती है, एक रिस्टोरिंग फोर्स चाहिए, और दूसरा इनर्शिया चाहिए। दोनों चीजें होंगी तभी ऑसिलेटरी मोशन पॉसिबल है, और ऑसिलेटरी होगा तभी तो फिर SHM होगा ना। तो यहां से हमने शुरुआत ही कहां से की है कि भैया SHM है, F प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है, यहां से F इक्वल टू माइनस के एक्स हो गया। अब देखो F की जगह क्या पुट कर सकते हो, M इंटू ए, ये बन गया माइनस, ओके। यहां से देखो A इक्वल टू क्या हो गया, माइनस के बाय M इंटू एक्स, ओके। मैं कह रहा था अगर ऑसिलेटरी मोशन होगा तो बेटा इसका कुछ ना कुछ टाइम पीरियड होगा, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, कुछ ना कुछ एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी। अब अगर ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो के और ओमेगा के बीच में बेटा रिलेशन है कि जो ओमेगा होता है ना वो रूट के बाय एम होता है हमेशा। यहां कह लो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाय एम होता है, यहां कह लो के इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एम। ये याद रखना है भाई, आगे काम आएंगी ये चीजें, ओके जी। सो यहां पे आ गया a इक्वल टू माइनस के बाय एम, तो a इज इक्वल टू माइनस, देख के बाय एम की जगह क्या लिख दूंगा, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अभी याद रखना है के और ओमेगा के बीच में क्या रिलेशन है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाय एम। तो यहां ओमेगा स्क्वायर हो गया, एक्सेलेरेशन को लिख सकता हूं मैं dx बाय dt की डबल डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर एक्स बाय dt स्क्वायर, क्योंकि देखो एक्सेलेरेशन को लिख सकते हैं dv बाय dt और v को लिख सकते हैं dx बाय dt। ये बनेगा क्या, डी स्क्वायर एक्स बाय dt स्क्वायर। देख लो भैया कंफ्यूज हो गए तो एक्सेलेरेशन को क्या लिख सकते हैं dv बाय dt, ठीक है, ये ddt है, और v को क्या लिख सकते हैं
dx बाई डी टी, और यहां से क्या बन जाएगा डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर इंटू एक्स, यानी डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। पुरानी बातें हैं भैया, याद रखनी है, साइड पे नोट भी कर सकते हो। तो एक्सेलरेशन की जगह डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब अगर मैं इसको लिखता हूं डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज टर्म्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आप मैथ्स में ये पढ़ोगे, कैलकुलस वगैरह प्लस 2 में आएगी शायद, तो वहां पर एक टॉपिक आता है बेटा डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इस टाइप की इक्वेशन को कौन सी इक्वेशन कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम। याद रखना है भाई, दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज टर्म्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम। बस याद कर लो, इसके नीचे नोट कर लो कि दिस इज टर्म्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम। ठीक है जी। अब इसके नीचे लिखना इफ दिस इक्वेशन इज सॉल्व्ड। देखो, इक्वेशंस को सॉल्व किया जा सकता है, कई तरह की इक्वेशन हो सकती हैं, है ना। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी तो सॉल्व किया जा सकता है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आता है, 10th क्लास में पढ़ा होगा, उसके कई तरीके होते हैं सॉल्व करने के। तो सॉल्व करने का बेटा मतलब क्या होता है? एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 टाइप, आपको किसी ने कहा क्या सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सॉल्व करने का मतलब क्या? अल्टीमेटली आप निकालोगे क्या? एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना। तो ऐसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर मैं कहूं इसको सॉल्व करना है, तो इसमें हम कैलकुलेट क्या करेंगे? एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ना। अगर ये वाई के फॉर्म में होती, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है? वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इस वक्त ये एक्स के फॉर्म में है, तो इसको सॉल्व करने का मीनिंग क्या हुआ बेटा? एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो तो देखो, अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी आती है, वो मैथ्स में पढ़ोगे आप प्लस 2 में, तो को बात बनती है, आप सॉल्व कर लोगे। अभी फिलहाल मैं इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट लिखवा दूंगा आपको कि इसको अगर सॉल्व किया जाए तो किस टाइप का सॉल्यूशन आएगा। आपने भी उसको एज इट इज याद ही करना है ना। अगर आती हो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी तो सॉल्व भी हो जाएगी। फिलहाल हमने कुछ नहीं किया, मैंने एक पॉइंट ये समझाया तुम्हें, ये एसएचएम की डेफिनेशन है, यहां से स्टार्ट करते हुए ये आ गया, इसको क्या लिख लिया? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, बात खत्म। ठीक है, जो इधर उधर की बातें कर रहा हूं वो आपको समझाने के लिए है। बाकी एग्जाम के लिए आपकी कॉपी में जो नोट्स बनते आ रहे हैं, नोट्स यही बने अभी, एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स से स्टार्ट करते हुए यहां तक, और इसके नीचे लिख दिया दिस इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। और अगली बात आप लिख लो कि इफ above equation is solved, अगर इस इक्वेशन को क्या कर दिया जाए? सॉल्व कर दिया जाए, तो वी गेट अ सॉल्यूशन ऑफ टाइप x is equal to a sin ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। मतलब इस टाइप की सॉल्यूशन आएगी। कॉस में भी आ सकती है, साइन में भी आ सकती है, तो हमने साइन में लिख ली। ठीक है, तो इस टाइप की बेटा सॉल्यूशन आएगी कि अगर x की वैल्यू कैलकुलेट की जाए तो इट सॉल्यूशन विल बी ऑफ टाइप a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ठीक है जी। इसमें
ये जो पूरा एंगल है बेटा, इसको कहते हैं फेस। बताया था मैंने लास्ट टाइम, वही फेस, उसी की बात चल रही है, ठीक है। और ये जो ओमेगा नॉट है, फाई नॉट सॉरी, इट इज कॉल्ड इनिशियल फेस। बताएंगे थोड़ी देर में, फिर से ये बातें फिर से आ जाएंगी, फेस डिफरेंस की बात फिर से आएगी, तो फिर से बताएंगे। फिलहाल मैंने बोला इसको सॉल्व किया जाए तो इस टाइप की इक्वेशन आ जाती है। मैंने बोला इसको सॉल्व करके वो कैसे आया, वो समझाना अभी मुश्किल है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हो पता नहीं है। हाँ, इससे बैक यहां तक पहुंचा देता हूं ताकि कंफर्म हो जाए कि इस टाइप की सॉल्यूशन इसी की होती है। ओके, तो अगर मान लो अपने पास x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट टाइप इक्वेशन है, मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, तो x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी भाई, dx बाय dt। ठीक है, x की डिफरेंशिएशन हो गई dx बाय dt, और a ऐसी रहेगा। अब ये साइन t है ना यहां पर, तो विद रिस्पेक्ट टू t क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस। तो इस साइन थीटा की डिफरेंशिएशन क्या होगी, कॉस थीटा। लेकिन डिफरेंशिएशन का बेटा रूल है, देखो ध्यान से समझना, अगर तो आपने डिफरेंशिएशन मैथ्स में पढ़ ली है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं पढ़ी तो कुछ स्टेप्स हैं उनको ध्यान से समझना। मेडिकल वाले स्टूडेंट्स थोड़ा ज़्यादा ध्यान से समझना, साइड पे नोट बोर्ड कर लेना। साइन थीटा की डिफरेंशिएशन देखो कॉस थीटा होती है, हो गई, कॉस थीटा हो गई। लेकिन अगर बेटा इसके अंदर सिर्फ थीटा ही होता तो बात खत्म हो जाती। जैसे विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं ना हम, तो पहले तो साइन का कॉस वो तो बनाना ही बनाना है। अब ये जो पार्ट है ना, ये इसकी फिर से डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू टी, और जो रिजल्ट आएगा उसको फाइनल रिजल्ट के साथ क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे ए तो कांस्टेंट था, साइन थीटा की डिफरेंशिएशन कॉस हो गई, लेकिन इसके अंदर भी टाइम है, तो इसकी जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो बेटा ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन तो हो जाएगी, ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन हो जाएगी ओमेगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी करोगे ना, ओमेगा कांस्टेंट है, टी की विद रिस्पेक्ट टू टी की 1 हो गई, तो ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन हो गई ओमेगा, और ये कांस्टेंट है, इसकी हो गई 0। तो ओवरऑल इसकी डिफरेंशिएशन जब अंदर ही अंदर करोगे तो ये क्या बनेगी, ओमेगा टी की ओमेगा हो गई थी, अगली टर्म की 0 हो गई, तो बचेगा सिर्फ क्या, ओमेगा। ठीक है जी, फिर से देख लो, ए कांस्टेंट का कांस्टेंट, साइन की कॉस तो हो ही गई, फिर अंदर वाले पार्ट की डिफरेंशिएशन की ओमेगा टी की, तो ओमेगा इसकी करोगे तो ये कांस्टेंट है, 0 आ जाएगी, यानी बचा ओमेगा। अब ये ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा, यानी dx बाय dt इक्वल टू क्या बना, ये ओमेगा मैंने पहले लिख दिया, ये a हो गया, ये कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट आ गया। ठीक है जी। अब देखो dx बाई dt होती है वेलोसिटी, खैर अभी इसको वेलोसिटी नहीं लिख रहे, वो बाद में लिखेंगे। अभी इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, एक बार और डिफरेंशिएट किया तो ये बन गया डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। ठीक है जी, ये बना डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, कॉस थीटा की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन थीटा, तो कॉस थीटा की हुई माइनस साइन थीटा पूरा आ जाएगा। लेकिन हमने बोला जैसे इधर साइन की कॉस हुई थी लेकिन अंदर वाले पार्ट की भी करनी पड़ी ना, ऐसी कॉस की माइनस साइन हो गई, लेकिन अंदर वाले पार्ट की करोगे ओमेगा टी की ओमेगा हो जाएगी, फाई नॉट की 0 हो जाएगी, तो इस पार्ट की ओमेगा इस पार्ट की 0, तो ओवरऑल क्या बना, ओमेगा ही आएगा। ये ओमेगा इंटू ओमेगा,
ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, ये ओमेगा था यहां पर, मैंने यहां से मिटा दिया और ये बन गया ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ध्यान से सुनना, अब ये ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट किसके इक्वल है? एक्स के इक्वल। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे? एक्स लिख देंगे बेटा। ए, ध्यान से देखो, जो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, बहुत इजी है मामला, वो तो बस स्टार्टिंग है, इसलिए थोड़ा सा टाइम हम ज्यादा लगा रहे हैं, अदरवाइज कुछ भी नहीं है बेटा, मामला बहुत इजी चल रहा है। ठीक है, तो यहां पर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट की जगह क्या लिख दिया हमने? एक्स लिख दिया, तो बचा क्या? डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की जगह क्या आ गया? एक्स आ गया, तो डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस, इसको इधर ले आए, प्लस हो गया, इक्वल टू क्या हो गया? 0 आ गया। ध्यान से देख लो, सेम इक्वेशन आ गई, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स। कहने का मतलब वाकई में ये जो है इसी का क्या है? सॉल्यूशन है। अब इससे ये कैसे आया तो ये तो नहीं बताया, लेकिन इससे वापस हमने वहीं पे डिफरेंशियल इक्वेशन को बना दी, तो ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। अब ध्यान से सुनना, बात फिर वही निकल कर आ रही है। हमने शुरुआत कहां से की? f प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स से की, और रिजल्ट क्या है? एंड पहले ये इक्वेशन निकली और यहां से क्या निकला? ये वही आ गया ना, सिंगल साइन वाली बात आ गई। तो ये बात समझ लो, अगर SHM है तो उसमें f प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स या a प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स या फिर रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल साइन और कोसाइन फंक्शन होगी, तो ऑटोमेटिकली क्या मान लिया जाएगा? सिंपल हार्मोनिक मान लिया जाएगा। तो जब भी हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव करना होगा, तो हमें क्या प्रूव करना है? कि जी एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है। बातों बातों में हमें एक ये भी बात पता लग गई कि एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकला करेगी। अगर हमने k निकाल लिया तो रूट k बाय m कर लो, वहां से क्या निकलेगी? एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अगर ओमेगा निकल गई तो बेटा वहीं से क्या निकल जाया करेगा? टाइम पीरियड, क्योंकि टाइम पीरियड और ओमेगा के बीच में रिलेशन है। और अगर टाइम पीरियड निकल गया तो वहीं से क्या निकल जाया करेगी? फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट हो जाया करेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड है। तो फिलहाल बात यह है कि जी अगर SHM है तो उसकी जो इक्वेशन बनेगी ना, वो इस टाइप की होनी चाहिए, और इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल साइन एंड सिंगल कोसाइन फंक्शंस। यस बेटा यार, तो एक अगली बात नोट करना, हेडिंग करना छोटी सी, कि सर्कुलर मोशन एंड SHM। सर्कुलर मोशन को SHM के साथ या थोड़ा सा रिलेट कराना है। अब जैसे जैसे यार बुक्स में दिया होता है हमें करना पड़ता है, तो एक छोटी सी हेडिंग डालना, सर्कुलर मोशन एंड SHM। अब मान ले यार कोई ऑब्जेक्ट है, वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। ठीक है, कैसा मोशन? सर्कुलर मोशन। ठीक है, एक थोड़ा सा कंपैरिजन है यहां पर कि ऑब्जेक्ट बेटा सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। मान ले वो इस वक्त यहां पर है, ये जो स्थिति है इसकी, ये t इक्वल टू 0 वाली सिचुएशन है। ठीक है, t इक्वल टू 0 पर मान लो पार्टिकल यहां पर है। अब बेटा इस पोजीशन में पार्टिकल की इमेज पड़ रही होगी, इमेज मतलब परछाई, है ना?
पार्टिकल की इमेज पड़ रही होगी, इसको मान लेते हैं हम, इसको बेटा हम लोग एक्स एक्सिस मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं, मान ले वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक्स हो गया, वाई हो गया। तो हम कह रहे थे पार्टिकल यहां पर है टी इक्वल टू 0 पर। ठीक है जी, तो इसकी बेटा ये हो गई इमेज ऑन एक्स एक्सिस, और उसी वक्त बेटा जी ये हो गई इसकी इमेज ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं, पार्टिकल मान ले थोड़ी देर बाद यहां पहुंच गया, तो ये इमेज जो है शिफ्ट होकर कहां आ गई, इस पर्टिकुलर जगह पर, और ये वाली इमेज शिफ्ट होकर कहां चली गई, इस पर्टिकुलर जगह पर। बात को समझना, तो पार्टिकल ये ऐसे ऐसे घूमेगा। पहले जरा एक्स एक्सिस वाली इमेज पे कंसंट्रेट करना, एक्स एक्सिस वाली पे। जब पार्टिकल यहां पर था भाई, इमेज यहां थी, पार्टिकल यहां पहुंचा, इमेज यहां पहुंच गई, यहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगी, यहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगी। ठीक है, तो इमेज इधर को आ रही है, अब पार्टिकल यहां पहुंचेगा। मैंने बोला पहले सिर्फ एक्स एक्सिस वाली इमेज पे कंसंट्रेट करना। पार्टिकल यहां था, इमेज यहां थी, यहां पहुंचा, इमेज यहां आ गई, यहां पहुंचेगा, इमेज यहां आएगी, यहां पहुंचेगा, यहां आएगी, यहां पहुंचेगा, यहां आएगी, यहां पहुंचेगा, यहां आएगी, यहां पहुंचेगा, यहां आएगी। पार्टिकल भाई घूमकर यहां से यहां पहुंचा, इमेज यहां पहुंच गई। अब पार्टिकल आगे जाएगा, इमेज इधर, और आगे जाएगा इधर, और आगे जाएगा इधर, और आगे जाएगा इधर, और आगे जाएगा इधर। यानी यहां से चक्कर काटकर जब ये पार्टिकल यहां पहुंच गया तो इमेज वापस वहीं आ गई। दैट मीन्स पार्टिकल अपना सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन ये जो एक्स एक्सिस वाली इमेज है ये इधर से इधर गई, इधर से इधर गई। पार्टिकल यहां पहुंचेगा, इमेज इधर चली जाएगी, फिर से वही चीज रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि ये जो पार्टिकल है ये तो सर्कुलर मोशन में है, लेकिन इसकी इमेज जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी अलोंग दिस मीन पोजीशन। इस सेंटर को इस इमेज ने क्या मान लेना है, मीन पोजीशन मान लेना है, और ये इस डायरेक्शन में क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी। यानी इसका ऑसिलेटरी मोशन होगा। हमने प्रूव कर देना है सिंपल हार्मोनिक भी होगा। ऑसिलेटरी तो दिख ही गया ना कि इसका मोशन कैसा होगा, ऑसिलेटरी होगा। बात को उम्मीद है समझ में लग गया होगा, कि बात को समझ गए होगे आप कि पार्टिकल ऐसे ऐसे जा रहा है। ठीक है, पार्टिकल इधर, इमेज इधर, पार्टिकल आगे बढ़ेगा, इमेज इधर बढ़ेगी, इमेज इधर, इधर, पार्टिकल इधर पहुंचेगा, इधर चली जाएगी इमेज। ठीक है, पार्टिकल इधर आ गया, इमेज इधर, पार्टिकल जब यहां पहुंचेगा तो इमेज वापस मुड़ना शुरू हो जाएगी। इमेज का कैसा मोशन होगा, ऑसिलेटरी मोशन होगा। अब जरा सेम सिचुएशन में वाई एक्सिस वाली इमेज को कंसीडर करना। सिर्फ वाई वाली पे ध्यान रखना कि पार्टिकल यहीं पे था टी इक्वल टू 0 पे, ये वाई वाली इमेज है। पार्टिकल ऊपर गया, इमेज ऊपर गई, पार्टिकल यहां गया, इमेज यहां पहुंच गई, पार्टिकल यहां पहुंचा, इमेज फिर नीचे, पार्टिकल यहां पहुंचेगा, इमेज यहां, यहां पहुंचेगा, इमेज यहां, यहां पहुंचेगा, तो इमेज सेंटर पे। ठीक है, अब देख इमेज ऊपर गई, नीचे आई, पार्टिकल ऐसे चल रहा है, इमेज ऊपर नीचे, पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा, तो वाई एक्सिस वाली इमेज इधर, इधर, इधर। कहने का मतलब जो वाई एक्सिस वाली इमेज है वो वाई एक्सिस पे ऑसिलेट कर रही है। ओरिजिन जो है वो मीन पोजीशन हो गया, और जो एक्स एक्सिस वाली इमेज है वो एक्स एक्सिस पे क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है। अगर मैं इस पोजीशन को t इक्वल टू 0 वाली पोजीशन मानता हूं, ध्यान से सुनना, तो ये जो एंगल है थीटा, ये थीटा किसके इक्वल आ जाएगा,
टी इक्वल टू 0 पर, ये यहां पर है, इस थीटा को हम क्या मानेंगे, फाई नॉट मानेंगे। ठीक है, इस एंगल को क्या मान लेंगे, फाई नॉट मान लेंगे। तो ये एंगल हो गया तुम्हारा फाई नॉट। इसको कहते हैं इनिशियल फेस। ये क्या होगा जी आपका इनिशियल फेस। एंगल को कहते हैं ना बेटा फेस। अगर एंगल 0 है तो इनिशियल फेस 0 है। अगर t इक्वल टू 0 पे ऑलरेडी कुछ एंगल चला हुआ था, ऑलरेडी एंगल आ रहा है ना, सो इट इज टर्म्ड एज इनिशियल फेस। इसको हम कहते हैं इनिशियल फेस। कुछ देर बाद पार्टिकल यहां पहुंच गया, t इक्वल टू 0 से ये स्थिति मान ले क्या होगी, t इक्वल टू t वाली। ठीक है, तो पार्टिकल इस टाइम में यहां पहुंच गया। ठीक है, जब यहां पहुंचा तो इस दौरान इसने मान ले कितना एंगल कवर किया, थीटा। ठीक है जी, कितना एंगल कवर कर लिया बेटा, थीटा एंगल कवर कर लिया। अब अगर ये एंगल थीटा है तो आपको पता है इफ ओमेगा इज एंगुलर स्पीड, अगर बेटा ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड, जिसको अब यहां पर हम एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हैं, बट बेसिकली इट इज एंगुलर स्पीड। तो आपको पता है एंगुलर स्पीड होती है एंगल कवर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, है ना। एंगल कितना कवर किया डिवाइडेड बाय कितने टाइम में किया। तो एंगल उसने कवर किया थीटा, टाइम कितना लगाया उसको, टी लगाया। तो यहां से बेटा जी थीटा इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, ओमेगा टी। तो ये वाला जो थीटा है, ये यहां से यहां तक टाइम टी में कवर किया गया ना, तो थीटा किसके इक्वल है, ओमेगा टी के इक्वल है। ठीक है, जो भी है तुम्हारे सामने है। अब पार्टिकल यहां से शुरू कर कर यहां पहुंच गया, यह स्थिति होगी। अब इस वक्त टाइम टी पर पार्टिकल इस जगह पर है ना, गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पर पार्टिकल यहां है। तो इस वक्त अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करता हूं तो बेटा एक्स डायरेक्शन में, अगर मैं इस एक्स डायरेक्शन में मूव होती हुई इमेज की बात कर रहा हूं, तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर मूव होते हुए, इस पर्टिकुलर स्टार्टिंग यहां से करवाई मैंने, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो ऑसिलेट होती हुई इमेज है इस पार्टिकल की, उसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितनी है, एक्स है। और अगर मैं वाई डायरेक्शन वाले की बात करूं, इस टाइम पर इमेज यहां है ना, इस वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट होती हुई इमेज की डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन कितनी है, वाई है। तो अगर बेटा जी मैं इस एक्स और वाई को अब कैलकुलेट करूं, तो ये जो बीच वाला ट्रायंगल है, अगर आप इसको चेक करते हो ध्यान से, ये जो ट्रायंगल है बेटा जी, ये वाला, इसमें ये वाला जो टोटल एंगल है कितना है, थीटा प्लस फाई नॉट है ना। ये टोटल एंगल कितना, थीटा प्लस फाई नॉट, जिसमें ये चीज किसके इक्वल है, एक्स के, और ये चीज किसके इक्वल है, वाई के। तो ये एक्स हो गया, ये क्या हो गया, वाई हो गया। अब अगली बात, अगर इसमें मैं कॉस थीटा यूज करूं, ध्यान से सुनना, एंगल थीटा प्लस फाई नॉट है ना, थीटा प्लस फाई नॉट है ये सारा, थीटा की वैल्यू ओमेगा टी है। तो अगर बेटा यहां से मैं कॉस कैलकुलेट करूं, कॉस इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज जो है, इस ट्रायंगल को ही मैंने वहां बनाया है। ये चीज बेटा क्या है, यहां से लेके यहां तक क्या है, इस सर्कल का रेडियस है कि नहीं। ठीक है, ओ से लेकर यहां तक पॉइंट पी तक, मान लो, चलो इसको पी लिख लो, क्या है ये, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये क्या है, रेडियस। तो बेटा कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस
अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज आर है, यहां से x इक्वल टू क्या आ गया, आर कॉस थीटा प्लस फाई नॉट, लेकिन थीटा मैंने किसके इक्वल लिखा हुआ है, ओमेगा टी के, ये क्या हो गया, आर कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई मेरे भाई, इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू आर कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। सिमिलरली अगर यहां पे यार साइन कैलकुलेट करता मैं तो क्या बनता, साइन ऑफ थीटा, थीटा यानी ये एंगल, थीटा प्लस फाई नॉट है ना, ये बनता परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है, y, हाइपोटेन्यूज क्या है, r, यहां से बेटा जी y इक्वल टू क्या आ जाएगा, r साइन थीटा प्लस फाई नॉट, लेकिन थीटा किसके इक्वल है, ओमेगा टी के। अब अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखते हो तो बेटा x क्या थी, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, किसकी, x एक्सिस वाली इमेज की। तो x एक्सिस वाली इमेज जो है वो सिंगल कॉस में आ गई, टाइम की इन्वॉल्वमेंट भी हो ही गई। एसएचएम की इक्वेशन से कंपेयर करके देख लो, तो अगर इस टाइप की इक्वेशन कोई पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है और इस टाइप की इक्वेशन फॉलो करता है तो एसएचएम ही होता है। दैट मीन्स ये जो एक्स एक्सिस वाली इमेज है ना, ये क्या फॉलो कर रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉलो कर रही है। जो वाई एक्सिस वाली इमेज है ना भाई, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉलो कर रही है। ठीक है जी। अगर स्टार्टिंग, तो बेटा ये इक्वेशन आ गई आपकी एक्स एक्सिस वाली इमेज की भी और वाई एक्सिस वाली इमेज की भी। फाई नॉट यहां पर क्या है, इनिशियल फेज, कि अगर आप स्टार्टिंग कहां से कर रहे हो, इन बिटवीन, ना मीन से ना एक्सट्रीम से, ठीक है, इन बिटवीन सिचुएशन से स्टार्ट कर रहे हो तो इनिशियल फेज आएगा। अब यहां पे नोट करने वाली बात यह है बेटा कि अगर साइन यूज कर रहे हो तो इसका मतलब आप वाई एक्सिस वाली इमेज यूज कर रहे हो, अगर कॉस यूज कर रहे हो इसका मतलब आप एक्स एक्सिस वाली इमेज यूज कर रहे हो। तो आगे से वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता देखो, लेकिन आगे से हम थोड़ा सा ख्याल रख लेंगे कि भाई अगर एक्स एक्सिस की बात हो रही है तो हम साइन यूज किया करेंगे, वाई एक्सिस की बात हो रही है तो हम वाई एक्सिस की बात हो रही है तो साइन यूज किया करेंगे, अगर एक्स एक्सिस की बात हो रही है तो कॉस यूज करा करेंगे। लेकिन खैर उससे फर्क नहीं पड़ता। ध्यान देने वाली बात यह है कि साइन तब यूज करो अगर आपकी स्टार्टिंग कहां से हो रही है, मीन पोजीशन से। क्योंकि देख, अगर स्टार्टिंग यानी t इक्वल टू 0 पे, अब कहां पर हो, बिल्कुल मीन पोजीशन पे ही हो, ठीक है, तो आपको 0 चाहिए ना रिजल्ट। अगर t इक्वल टू 0 पे बेटा मीन पे हो तो आपको रिजल्ट क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो t इक्वल टू 0 पर रिजल्ट 0 तभी आएगा जब आप साइन यूज करोगे। क्योंकि देख t 0 हुआ तो ये 0 हो गया, ठीक है, क्योंकि आप मीन पोजीशन पे हो। तो फाई भी क्या हो गया, मीन पोजीशन पे हो ना, तो फाई भी क्या हो गया, 0 हो गया। अब फाई 0 हो गया, t 0 हो गया, तो y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी t इक्वल टू 0 पर आप कहां पर हो, मीन पोजीशन पे हो। यानी स्टार्टिंग बेटा अगर मीन से हुई है, मीन पोजीशन से स्टार्टिंग हुई है तो उसमें साइन चलेगा, ठीक है जी, क्योंकि मीन पोजीशन पे हो तो मतलब फाई क्या है, 0 है, और t भी क्या है, 0 है, तो y क्या आ जाएगा, 0। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग कहां से कर रहे हो, एक्सट्रीम से कर रहे हो, तो cos यूज करना चाहिए। इफ योर स्टार्टिंग इज फ्रॉम एक्सट्रीम, देखो
t इक्वल टू 0 पर आप कहां हो? एक्सट्रीम पर। अब एक्सट्रीम पर चले गए, अगर तो y एक्सिस के हिसाब से देखोगे तो आप यहां पर हो ना, तो एंगल कितना माना जाएगा? π/2। लेकिन अगर आप x एक्सिस के हिसाब से चलोगे तो t इक्वल टू 0 पर आप कहां पर हो? एक्सट्रीम पर हो। कहां पर बेटा जी? एक्सट्रीम पर। तो t इक्वल टू 0 है। हो कहां पर आप? एक्सट्रीम पर। यानी x एक्सिस के लिए इनिशियल फेज क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है जी। तो यहां पर 0 हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो x इक्वल टू क्या हो गया? r आ जाएगा। यह बात याद रखना कि अगर स्टार्टिंग मीन से है, यानी t इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन क्या है? 0। यानी स्टार्टिंग मीन से है, डिस्प्लेसमेंट हुई नहीं, आप मीन पर ही हो, डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो साइन से ही बात बैठेगी। ठीक है। और अगर t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल एक्सट्रीम पे है तो cos से ही बात बैठेगी। ठीक है जी। तो यहां कंफ्यूज नहीं होना, बस छोटी सी बात थी, कंपैरिजन करवाना था यार। कंपैरिजन किसके साथ करवाना था? सर्कुलर मोशन के साथ। किताबों में दिया होता है, करवा दिया। और एक बात ये सिखानी थी कि कब cos यूज करना चाहिए, कब साइन यूज करना चाहिए। फाइनल बात ये है, बाकी जो मर्जी यूज करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल मीन पे है तो साइन वाली इक्वेशन यूज करो, x यूज करो, y यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब साइन यूज करोगे तो y ही करना चाहिए। ठीक है, बाकी फर्क कोई नहीं पड़ता। ठीक है। और अगर स्टार्टिंग कहां से हुई है? एक्सट्रीम से हुई है, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है, तो क्या यूज करना चाहिए? कॉस वाली इक्वेशन यूज करनी चाहिए। बाकी न्यूमेरिकल करेंगे ना बेटा तो और चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। ओके, अब अगली बात। यस बेटा यार, तो बात ये पहुंची कि अब हमें इक्वेशन तो पता है यार एसएचएम की, कि x इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस फाई नोट, या ये यूज कर ले। ठीक है। अब मैंने इतना बताया कि यार जब साइन यूज कर रहे हो ना, कोशिश करो y लगाना है, अदरवाइज फर्क कोई भी नहीं पड़ता। और अगर x यूज कर रहे हो तो r cos ओमेगा टी प्लस फाई नोट। फाई नोट यहां पे क्या है? इनिशियल फेज है। ठीक है जी। ओके, अब बेटा यहां पे मैंने r लिख दिया। अब चाहे r लिखो चाहे a लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप सर्कुलर मोशन वाला कर रहे थे अभी, उसमें जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट थी मीन पोजीशन से, वो रेडियस की इक्वल थी ना, तो r यूज हो जाएगा, a यूज हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चलता रहेगा। ठीक है। तभी दोनों चीजें मैंने इकट्ठी करवा दी, कभी r आएगा, कभी cos यूज करो, कभी साइन यूज करो, सब सही है। बस कोशिश ये करनी है, अगर क्लियर हो जाए कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल मीन पे है, स्टार्टिंग मीन से हो रही है तो साइन, और अगर स्टार्टिंग एक्सट्रीम से हो रही है तो cos। ठीक है। अब कुछ बातें और ध्यान से सुनना, कुछ बातें और हैं। कोई भी एसएचएम हो, कोई भी एसएचएम हो, ठीक है, हमने कई तरह के एसएचएम आगे स्टडी करने हैं, लेकिन हमने बोल रखा है सबसे सिंपलेस्ट कौन? सिंपल पेंडुलम। तो अगर मैं सिंपल पेंडुलम के हिसाब से ही बात करूं तो यार मेरे पास एक पार्टिकल है, ठीक है, ये ऑसिलेट कर रहा है, यहां पर है। अब इस जगह पर मान ले मैं एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं, तो मैं किससे रिप्रेजेंट कराऊंगा इसको? कॉस से। ठीक है। मान ले मैंने स्टार्टिंग कहां से की थी? एक्सट्रीम से की थी, तो मैंने इसको कॉस से रिप्रेजेंट करा दिया। चलो मेरे पास इसकी इक्वेशन है, एक्स की इक्वेशन है कि जी ए, एम्पलीट्यूड को ए से नोट कर दिया, कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नोट। अगर मैंने एंड से स्टार्ट किया होता तो t इक्वल टू क्या कर देते? 0 कर देते, इनिशियल फेज 0, x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाती? a के इक्वल आ जाती। ठीक है। एम्पलीट्यूड से स्टार्ट किया। चलो जी, पहली बात
ये जो पार्टिकल है जिसका मास m है, ये ऑसिलेटरी मोशन में है, तो इसका जो x है चेंज होता रहेगा, इस इक्वेशन के हिसाब से चेंज होगा। यार पार्टिकल चल रहा है ना, तो इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, स्पीड भी होगी। अब क्योंकि ये चल रहा है, ऊपर जा रहा है, उसकी स्पीड कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके स्पीड क्या हो जाती है, 0। उसके बाद जब नीचे आता है तो स्पीड बढ़नी शुरू हो जाती है, बढ़नी शुरू हो जाती है, बढ़नी शुरू हो जाती है, और मीन पोजीशन तक आते आते बढ़ती रहती है। तो दैट मीन्स एक तो इसके पास स्पीड है, इस वक्त इसके पास कुछ ना कुछ क्या है, स्पीड है, डिस्प्लेसमेंट है। ऊपर से स्पीड कांस्टेंट नहीं है, वो ऊपर जाते हुए कम होती है, नीचे जाते हुए बढ़ती है, यानी इट इज अंडर द एक्शन ऑफ सम एक्सेलरेशन। तो इसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी है। तो हमें यार इसकी सब चीजें कैलकुलेट करनी है। अभी तक हम सिर्फ इसकी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर पाए हैं। तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल। क्या है यार, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल। ऐसी स्पीड की भी इक्वेशन होनी चाहिए ना, एक्सेलरेशन की भी इक्वेशन होनी चाहिए। तो यार अगर मैं इसी को डिफरेंशिएट कर दूं, dx बाई dt कर दूं, इतना तो सिखाई दिया, ये ओमेगा हो जाएगा। कॉस की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अब ये भी बताया था कि सिर्फ कॉस की साइन तो कर दी माइनस साइन, लेकिन इसकी भी डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। इस पार्ट की करोगे तो ओमेगा आएगी, ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन ओमेगा फाई की 0 पहले भी करके दिखाया, और उससे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इतना तो सीख लिया, ये माइनस पहले से था भाई, ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन dx बाई dt क्या होता है, ये स्पीड होती है, इक्वल टू ये माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। मेरे भाई ये किसकी इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आ गई स्पीड की। तो दो बातें हैं, एक जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी कंटिन्यूसली वेरी कर रही है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, जो वेलोसिटी है वो भी कंटिन्यूसली वेरी कर रही है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। ठीक है जी। अब अगर इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं तो वेलोसिटी से क्या बन जाएगा, dv बाय dt बन जाएगी ना भाई। इसकी एक बार और डिफरेंशिएशन करूं वेलोसिटी की विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या बनेगी, dv बाय dt। माइनस ऐसी रहेगा, ओमेगा ऐसी रहेगा, a ऐसी रहेगा। भैया साइन की डिफरेंशिएशन क्या होगी, कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, और इस पार्ट की डिफरेंशिएशन फिर करनी पड़ेगी, वो ओमेगा आएगी, ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये क्या बन गई, एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ गई। ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो तीनों इक्वेशन तुम्हारे सामने है। पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है, जो मर्जी पार्टिकल हो, पेंडुलम हो, स्प्रिंग हो, कुछ भी हो, फिलहाल हमारी सारी स्टोरी पेंडुलम के हिसाब से चल रही है, तो उसकी तीनों चीजों की इक्वेशन निकाल दी मैंने। ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, ये स्पीड की इक्वेशन है, ये एक्सेलरेशन की इक्वेशन है। अब अगली बात, ये तो याद रखनी है, इन तीनों का थोड़ा सा कंपैरिजन है। पहले तो ये याद रखो कि पार्टिकल अगर एसएचएम में है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट की भी कुछ ना कुछ इक्वेशन होगी। ठीक है, चाहे साइन से रिप्रेजेंट करो चाहे कॉस से। जैसे मैंने डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, कॉस से, तो उसकी वेलोसिटी की इक्वेशन किस में गई, साइन में। एक्सेलरेशन की इक्वेशन फिर से किस में आ गई, साइन में। अब इनके बीच में बेटा थोड़ा थोड़ा सा हमें क्या करवाना है, कंपैरिजन करवाना है। ठीक है, इनके बीच में थोड़ा थोड़ा सा कंपैरिजन करवाना है। अब अगर मैं इनके बीच में थोड़ा कंपैरिजन करवाता हूं तो एक पॉइंट लेकर आएंगे यार, फेस डिफरेंस। देखो, एक हमने वर्ड यूज किया था फेस, एक हमने यूज किया फेस डिफरेंस। ध्यान से सुनना, एक कोई भी इक्वेशन है ए साइन ओमेगा टी, और एक दूसरी इक्वेशन है ए
साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। अब मैंने आपको इतना तो बताया कि वैसे अगर डेफिनेशन दी फेस की, तो फेस क्या बताता है? एंगुलर पोजीशन बताता है। फेस गिव्स एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, कि वो किस एंगुलर पोजीशन पर है। ठीक है जी, 30 डिग्री चल चुका है, 40 डिग्री चल चुका है, 50 डिग्री चल चुका है, वो एंगुलर पोजीशन बताता है। इस पूरे एंगल को ही वैसे क्या कहते हैं? फेस कहते हैं, क्योंकि इसी ने बताना ना एंगल। अगर ये साथ में लग जाए टी के साथ, तो इसको इनिशियल फेस कहते हैं, और ये पूरा का पूरा क्या है? फेस है। अब y1 और y2 को भाई कंपेयर करो, दोनों को, दोनों का एंगुलर पोजीशन सेम नहीं है। ये पार्ट तो सेम है, जितना भी टाइम भर दोगे वो सेम सेम आएगा, लेकिन दूसरी वाली हमेशा 30 डिग्री आगे रहेगी ना, क्योंकि जो भी आएगा सेकंड वाली इक्वेशन में 30 फिक्स है। जब t इक्वल टू 0 था, इसने एंगल 0 चला हुआ था, देख t इक्वल टू 0 करेगा तो ये 0 हो जाएगा ना, और इसने कितना चला हुआ था? यहां t इक्वल टू 0 करेगा, लेकिन 30 तो है ही है ना। यानी सेकंड वाला पार्टिकल जो है वो पहले वाले पार्टिकल से 30 डिग्री हमेशा क्या रहेगा? आगे रहेगा। ये जो फर्क है ना भाई दोनों के बीच में, इसको कहते हैं फेस डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? फेस डिफरेंस। अगर मैंने लिखा हो पहली इक्वेशन a cos ओमेगा टी, और दूसरी लिखी हो a cos ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, तो समझ लो इन दोनों के बीच में फेस डिफरेंस है। कितना फेस डिफरेंस है? 90 डिग्री का फेस डिफरेंस है। इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 30 डिग्री का फेस डिफरेंस है, और y2 इज लीडिंग बाय 30 डिग्री। सेकेंड वाली इक्वेशन जो है वो 30 डिग्री से क्या कर रही है? लीड कर रही है। अगर इनको कंपेयर करता हूं तो देयर इज अ फेस डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री एंड y1 इज लीडिंग। देख माइनस है ना, माइनस का मतलब ये पीछे चल रहा है, लैग कर रहा है, तो इसमें इट इज लीडिंग। कितने एंगल से लीड कर रहा है? 90 डिग्री से। ये कितने एंगल से लैग कर रहा है? 90 डिग्री से। ये इससे कितने एंगल से लीड कर रहा है? 30 डिग्री से। ये कितने एंगल से लैग कर रहा है? 30 डिग्री से। अगर ये प्लस होता तो सेकंड वाली लीड कर रही है कितने एंगल से? 90 डिग्री से। तो फेस डिफरेंस का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है वो क्लियर होना चाहिए। एक पॉइंट ध्यान देना जरा, अगर मैंने इसको cos ओमेगा टी प्लस 90 कर दिया, ठीक है जी, cos ओमेगा टी प्लस 90 कर दिया, तो ध्यान से देखना इन दोनों में फेस डिफरेंस कितना है? 90 डिग्री का। ये क्या कर रहे हैं? लीड कर रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है। इसको मैं थोड़ा सा अगर मॉडिफाई कर लूं तो इसको मैं लिख सकता हूं cos 90 प्लस ये थीटा हो गया। लेकिन यार तुम्हें पता है cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। याद करो cos 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूं a cos 90 प्लस थीटा को क्या लिखा मैंने? साइन थीटा लिख दिया, माइनस आएगा। अब ध्यान से सुनना, इसमें और इसमें 90 डिग्री का फेस डिफरेंस है, लेकिन इसको दूसरे फॉर्म में लिख दिया तो ये y2 और y2 ये तो एक ही बात है ना। देख इसी को ऐसे लिखा एक ही बात है, ये पहले करके लिख दिया, इसी को ऐसे लिख दिया एक ही बात है। अब अगर मैं y1 और y2 को यहां से कंपेयर करता हूं तो सीधे सीधे दिख रहा है 90 डिग्री का फेस डिफरेंस है। लेकिन y2 को अगर घुमा के ऐसे लिखा होगा और y1 और y2 को कंपेयर कर रहा हूं
तो एक कॉस में चल रही है, एक साइन में चल रही है, एंगल दोनों के सेम नजर आ रहे हैं, तो पता नहीं लग पाएगा फेज डिफरेंस कितना है, क्योंकि इसमें भी ओमेगा टी दिख रहा है लेकिन इसमें भी ओमेगा टी दिख रहा है। लेकिन भाई ये y2 को ही मैंने मॉडिफाई करके लिखा ना। मेरे कहने का मतलब, अगर तो सीधे सीधे देख रहे थे, यहां भी कॉस है यहां भी कॉस है, सीधे सीधे देख रहे हो तो फेज डिफरेंस कितना दिख रहा है, 90 डिग्री का दिख रहा है। लेकिन इसी को मॉडिफाई करके ऐसे लिख दूं, इनको कंपेयर करूंगा तो फेज डिफरेंस शो नहीं हो पा रहा। तो भाई याद रख ले, अगर एक कॉस में चल रही है और दूसरी साइन में चल रही है और एंगल सेम है, तो समझ ले 90 का फेज डिफरेंस तो होगा ही होगा। अगर एक साइन में है दूसरी कॉस में है और एंगल बिल्कुल सेम है, तो देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। लीड कौन कर रहा है, लैग कर रहा है, लैग कौन कर रहा है, वो फिर ध्यान लगा के देखना पड़ता है कन्वर्ट कर कर। लेकिन इतना याद रख लो, एक साइन में चल रही है इक्वेशन, एक कॉस में चल रही है, एंगल बिल्कुल सेम है, तो ये श्योर है देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री, π/2 रेडियन या 90 डिग्री। अब लीड कौन कर रहा है, लैग कौन कर रहा है, वो फिर मौके पे थोड़ा कन्वर्ट कर कर देखना पड़ता है। ओके, एक और बात सुनना, मान ले कहीं पे लिखा हुआ है y = a sin ओमेगा टी और दूसरा लिखा हुआ है -a sin ओमेगा टी। अब देख एंगल बिल्कुल सेम, साइन भी है साइन भी है, लेकिन एक चीज का फर्क है, एक प्लस है एक माइनस है। तो ऐसे में याद रखना देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री, यानी कि पाई रेडियन। देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री, यानी कि पाई रेडियन। तो पॉइंट क्या निकल कर आ रहा है, अगर मेरे पास कुछ इक्वेशंस हैं, y = a sin ओमेगा टी प्लस 30, y = a डैश sin ओमेगा टी। अब यहां पे साइन साइन है ना, तो यहां से दिख जाएगा, सीधा सीधा हिसाब है, फेज डिफरेंस 30 डिग्री, ऊपर वाली लीड कर रही है। अगर ये होती y = a sin ओमेगा टी, y डैश = a sin ओमेगा टी, ये भी साइन है ये भी साइन है, एंगल भी ये सेम है एंगल भी सेम है, तो कोई फेज डिफरेंस नहीं है, साफ साफ है। ये कॉस है ये कॉस है, एंगल भी सेम है, कोई फेज डिफरेंस नहीं है। लेकिन मेरे भाई अगर एक इक्वेशन साइन में है और दूसरी कॉस में है, एंगल सेम है, एक साइन है एक कॉस है, तो समझ जाना 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, 90 डिग्री का। अगर एक इक्वेशन साइन में है और दूसरी माइनस है लेकिन साइन में ही है, एंगल सेम है, एक पे प्लस है एक पे माइनस है, तो समझ जाना फेज डिफरेंस कितना है, 180 डिग्री का है। कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है वो देखना पड़ेगा, उस वक्त चेक करना पड़ता है। अगर दोनों कॉस में है, एंगल सेम है, एक प्लस है एक माइनस है, फेज डिफरेंस कितना, 180 डिग्री का। कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है वो चेक करना पड़ेगा। ओके जी, तो फेज और फेज डिफरेंस का कंसेप्ट भाई क्लियर होना चाहिए। अब वो क्यों बताया, क्योंकि ये जो हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की यार इक्वेशंस निकाली है ना, अब उनको थोड़ा सा आपस में कंपेयर कर कर फेज डिफरेंस चेक कर लो। जो भी हमने इक्वेशंस निकाली बेटा, उनको आपस में चेक कर कर फेज डिफरेंस कंपेयर करो जरा। एक पार्टिकल है, एक ही वक्त पे उसके पास तीनों चीजें हैं, डिस्प्लेसमेंट भी है, वेलोसिटी भी है और एक्सेलरेशन भी है, ठीक है। और वो इक्वेशंस तुम्हारे सामने शो कर रखी हैं। आपने ये चेक करना है कि क्या इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस है। तो दिख ही रहा होगा, सबसे ऊपर किसकी इक्वेशन है मेरे भाई, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन,
वो कॉस में है, ठीक है। उसके बाद किसकी इक्वेशन है, वेलोसिटी की इक्वेशन, ये साइन में है, ठीक है। एंगल सेम है लेकिन एक कॉस में है और एक किस में है, साइन में है। अगर आप एक्सीलरेशन की देखते हो वो फिर से किस में है, कॉस में है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, एक में प्लस लगा हुआ है एक में माइनस लगा हुआ है। तो आधी बात तो मेरे ख्याल से फेज डिफरेंस की क्लियर हो ही गई होगी बेटा, कि कौन किस किस के बीच में कितना कितना फेज डिफरेंस है। हां, लीड को कर देखना पड़ेगा, फिलहाल मैं आपको वो डायरेक्ट ही लिखवा दूंगा। तो अभी हमने क्या निकाला था कि एक पार्टिकल है जो एसएचएम में है, उसकी कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ गई, उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी की भी इक्वेशन आ गई, उसकी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन की भी इक्वेशन आ गई, ठीक है जी। अब थोड़ा सा इसके नीचे जो मैंने अभी तक की कहानी बताई वो सब रफ था यार, क्या करें, स्टार्टिंग में चीजों को बताने के लिए बहुत बातें करनी पड़ जाती है। मैंने यहां पे रफली क्या बताया, फेस और फेस डिफरेंस का कंसेप्ट बताया, ठीक है। बाकी जो आपके नोट्स बन रहे हैं, नोट्स तो वही बने हैं कि एक डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी आ गई, डिफरेंशिएट किया, एक्सीलरेशन आ गई। ये क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड, कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी हो सकती है, ए। ये चीज क्या है, वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड, कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है, ओमेगा ए। और ये चीज क्या है, एक्सेलरेशन का एम्पलीट्यूड। तो जो एक्स मैक्स है, एक्स मैक्स वो ए है, जो वी मैक्सिमम होगा वो कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर ए होगा। अगर एम्पलीट्यूड को आर से नोट किया है तो आर लिख लो चलो, और जो ए मैक्स है वो ओमेगा स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड, अगर आर से नोट किया तो ओमेगा स्क्वायर आर, अगर ए से किया तो ओमेगा स्क्वायर ए। तो नोट करने वाली बात बेटा ये है कि इसको छोड़ दो, ये तो एम्पलीट्यूड है भाई, ये कॉस में है, ये साइन में है, एंगल सेम है। तो फेज डिफरेंस कितना है, 90 डिग्री का। फेज डिफरेंस कितना, 90 डिग्री, यानी π/2। तो नोट कर लो भाई पहली बात कि देयर इज ऑलवेज अ फेज डिफरेंस ऑफ, लिख लेना पूरी बात मेरी नोट में, कि जब हमने ये इक्वेशन बना दी 1 2 3, उसके बाद क्या पॉइंट है कि देयर इज ऑलवेज अ फेज डिफरेंस ऑफ π/2 रेडियन, यानी कि 90 डिग्री, बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी लीड्स। याद रखो पहले तो वेलोसिटी लीड करेगी, वेलोसिटी हमेशा आगे चल रही है भाई, पहले वेलोसिटी होगी उसके बाद ही डिस्प्लेसमेंट होगी ना, वेलोसिटी लीड्स। अब इन दोनों को कंपेयर कर ले, ये साइन में है भाई, ये कॉस में है, तो इसका मतलब एंगल पूरा पूरा सेम है। इनके बीच में भी फेज डिफरेंस कितना है, 90 डिग्री का है। तो दूसरी बात, देयर इज ऑलवेज अ फेज डिफरेंस ऑफ π/2 रेडियन, यानी 90 डिग्री, बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन लीड्स। डिस्प्लेसमेंट से आगे वेलोसिटी, वेलोसिटी से आगे एक्सेलरेशन। और अगर इन दोनों को कंपेयर कर ले, दोनों कॉस हैं लेकिन एक प्लस है एक माइनस है, तो तीसरी बात, देयर इज ऑलवेज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई रेडियन, यानी कि 180 डिग्री, बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन। लीड्स।
अब बेटा अगली बात यहां पर, ये एक्सप्रेशन तो चलो याद होनी चाहिए। अब वेलोसिटी की और एक्सप्रेशन बनाते हैं, मॉडिफाई करते हैं इसको। तो वेलोसिटी इक्वल टू, इसी को कंटिन्यू करना बेटा, नोट में लिखा हुआ है, मैं यहीं पे यूज कर रहा हूं, आपने नोट में लिखा हुआ है, मैं इसी को आगे बढ़ा दे रहा हूं, ठीक है। आप ये जो नोट पॉइंट डाले हैं उसके आगे बस जहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं वो लिख लो ना, लिख लो कि एज v इज इक्वल टू, कहां से स्टार्ट करते हैं, v से कर लेते हैं, एज, हाँ जी बेटा, v किसके इक्वल है, माइनस ओमेगा ए एम्पलीट्यूड हो गया, साइन ओमेगा टी प्लस फाइन हो, ठीक है। ये पूरा थीटा है यार, आपको पता होगा साइन थीटा इक्वल टू होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, करके देख लेना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ध्यान देना, माइनस ओमेगा ए है, ये है साइन थीटा, इसको मैंने लिखा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। v इज इक्वल टू माइनस, इस ओमेगा को यहां रहने दे, a को अंदर भेज दे, ये बनेगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट। स्टेप का ध्यान रखना बेटा, ठीक है जी। अब अगली बात, x इक्वल टू क्या है, a कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये बन गया अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। याद रखना, स्पीड का क्या फार्मूला बना दिया हमने, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। नोट करने वाली बात कि जब x इक्वल टू 0 होगा, जब x इक्वल टू 0 मतलब पार्टिकल कहां पर है, जब मीन पोजीशन पर, देख x इक्वल टू 0 का मतलब पार्टिकल मीन पोजीशन पे है ना, तो x 0 होगा तो उस वक्त v क्या आ जाएगा, ये 0 हो गया, a की जगह a स्क्वायर ही रह जाएगा, वो बाहर आ जाएगा, ओमेगा a हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड में ओमेगा a हो जाएगा, ठीक है। साइन में माइनस, तो v इक्वल टू ओमेगा हो गया, जो कि इसकी क्या वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। यानी जब x 0 होता है, स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचा हुआ है, एक्सट्रीम पर x किसके इक्वल हुआ पड़ा है, a के, तो भैया x a के इक्वल हो गया, ये a स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर मैंने 0 हो गया, सब कुछ 0 हो गया, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। यानी एक्सट्रीम पोजीशन पर स्पीड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है जी। एक ये बात, तो बेटा इस एक्सप्रेशन का भी खूब यूज होगा अगर हमें डिस्प्लेसमेंट दे रखी हो और वहां से डायरेक्ट यार वेलोसिटी निकालनी हो, तो इसका यूज हो सकता है। इसमें अगर मैं माइनस को इग्नोर कर दूं तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में इट विल बी v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। याद रखना है इसको। एक तो वेलोसिटी की चलो इक्वेशन इस टाइप की हो गई, ये भी पता लग गया। फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है डिस्प्लेसमेंट के साथ, वेलोसिटी लीड करती है। बाकी डायरेक्ट रिलेशन ये याद रखनी है, ओमेगा इक्वल टू रूट के बाय एम होता ही होता है, ये भी याद रखना है। ओमेगा क्या है अपना, रूट के बाय एम है, के फोर्स कांस्टेंट है। अब बेटा थोड़ा सा और देखना है इस बात को कि अगर मैं इसको बोथ साइड स्क्वायर कर दूं तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। ओमेगा नीचे आ जाने दो, इसको लिख लिया मैंने वी स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इधर आने दो,
ये बनेगा वी स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब बोथ साइड ए स्क्वायर से क्या कर दो भाई, डिवाइड कर दो, तो ये बनेगी वी स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ध्यान देना यार, यहां पे एक छोटा सा पॉइंट है कि जो इक्वेशन बनी ना वी स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1, बेटा दिस इज इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। ठीक है, कई तरह की शेप्स होती हैं, सुना होगा तुमने, सर्कल होता है, ठीक है, ऐसे ही क्या होता है यार, इलिप्स होता है, इलिप्स, इसको क्या कहते हैं, इलिप्स। तो ये किसकी इक्वेशन है, इट इज इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। ओके, अब अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं बेटा, एक तरफ एक्स एक्सिस और एक तरफ वाई एक्सिस, ठीक है, मतलब ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया अपना वाई एक्सिस। तो जो बेसिक इक्वेशन होती है ना इलिप्स की, वो होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, कुछ ऐसे होती है। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ये तो चलो जो आई सो आई अपनी जनरल ये होती है, जनरल ये होती है, ये एक्स एक्सिस के लिए, ये वाई एक्सिस के लिए, नीचे ए और बी क्या होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं एक्स वर्सेस वाई, इधर एक्स और वाई अगर एक ग्राफ बनाता ना भाई इस इक्वेशन के हिसाब से, तो वो कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है जी, ये चीज ए मानी जाती होती है और ये चीज बी मानी जाती होती है। ठीक है, एक्स के नीचे जो है वो ए हो गया और ये चीज क्या हो गई, बी हो गई। तो अगर इस टाइप की इक्वेशन होगी तो इलिप्स बनता है। हमारी इक्वेशन भी इस टाइप की है। अब ध्यान से सुनना, एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट करूं अगर मैं, वेलोसिटी। ठीक है, एक्स एक्सिस पर क्या प्लॉट कर दे अगर हम, वेलोसिटी, और वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट कर दें, डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा ये जनरली किसकी इक्वेशन होती है, इलिप्स की। ठीक है, अब हमारी भी इस टाइप की ही इक्वेशन आ गई हुई है। अब बेटा जी अगर मैं इसको, ध्यान से सुनना, ये चीज पहले लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस ये वाली बाद में लिख लेता हूं वी स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 1। और अगर मैं इसको बेटा इसके साथ कंपेयर करता हूं तो बिल्कुल वही इलिप्स की इक्वेशन बन रही है। एक्स एक्सिस पर ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था। एक्स एक्सिस पे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट मान लेता हूं बेटा, यहां पर एक्स का मतलब एक्स एक्सिस है, वाई का मतलब वाई एक्सिस है। इस इक्वेशन में एक्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, तो अगर मैं एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट प्लॉट कर लेता हूं और वाई एक्सिस पे यहां वेलोसिटी है और यहां पे क्या प्लॉट कर देता हूं, वेलोसिटी, तो ध्यान से सुनना, जो एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग यहां पे ए आ रहा है ना, तो ये चीज क्या बन जाएगी, एम्पलीट्यूड, और ये चीज बी, ये किसका रोल प्ले कर रहा है, ओमेगा ए, बी का रोल प्ले कर रहा है ना, क्योंकि बी स्क्वायर होना चाहिए, ये बन जाएगा ओमेगा ए। दैट मीन्स अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस वेलोसिटी एक ग्राफ बनाऊं तो क्या बनेगा, इलिप्स बनेगा। इलिप्स मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस वेलोसिटी को अगर कंपेयर करें, क्योंकि ये रिलेशन किस किस के बीच में थी, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में थी ना, तो क्या बनेगा, एक इलिप्स बनेगा। आप ये इसलिए करा दिया क्योंकि इस पे भी भाई कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आ जाएगा।
कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस वेलोसिटी अगर आप ग्राफ बनाओ तो क्या शेप आती है, तो उसका आंसर क्या है भाई, शेप कैसी आती है, एलिप्टिकल। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ कैसा बनेगा, एलिप्टिकल बनेगा। अब यहां पर एक और पॉइंट है बेटा, अगर ओमेगा की वैल्यू यानी एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू क्या हो जाए, 1 हो जाए, ठीक है, अगर ओमेगा की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू क्या हो जाए 1, तो ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि ओमेगा 1 कर दिया। दैट मीन्स ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, दिस इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, यानी ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी ना। देख ओमेगा अगर क्या हो गया 1 हो गया, तो ये भी ए और ये भी ए दोनों इक्वल हो गए, इक्वल हो गए तो शेप कैसी बनेगी, सर्कुलर बनेगी। तो अगर ओमेगा 1 हो तो वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कैसा आएगा, सर्कुलर आएगा। अदरवाइज ये कैसा होता है, एलिप्टिकल होता है। तो अभी तक अपनी क्या बात, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की एक इक्वेशन थी, वहां से हमने वेलोसिटी बनाई, वहां से हमने एक्सेलरेशन बनाई, हमें यह पता लगा कि जी इन तीनों में 90 90 90 का क्या होता है, फेज डिफरेंस होता है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री से आगे चलती है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी से भी 90 डिग्री से आगे चलती है। बीच में हमने एक और रिलेशन बना दी। अब यहां पर अगली बात यह रहेगी कि हमने जैसे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बेटा डायरेक्ट रिलेशन बनाई, ऐसी एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में भी एक डायरेक्ट रिलेशन बनेगी। यहां पे आप ध्यान से देखो, जो a इक्वल टू क्या है बेटा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई है ना। अब अगर इसमें आप ध्यान से देखो, a कॉस ओमेगा टी प्लस फाई को अलग कर लो, मान लो हमने इसको लिख दिया, ये अगला पॉइंट है भाई। पहले वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन थी, अब अगला पॉइंट है कि आल्सो जो एक्सेलरेशन आई है वो किसके इक्वल आई है, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ठीक है। अब अगर इसको आप चेक करते हो तो यहां पे इसके ऊपर ना एक और इक्वेशन लिखी हुई थी डिस्प्लेसमेंट की, जो अपनी पहली इक्वेशन थी डिस्प्लेसमेंट की, वो क्या थी कि डिस्प्लेसमेंट यानी x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहां पर a इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसकी जगह पर x आ जाएगा। देख, तो ये अगली रिलेशन है, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ये नेक्स्ट रिलेशन है बेटा, जिसमें फिर से वही बात, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू क्या आ गई, माइनस एक्स। एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अगर मास से मल्टीप्लाई कर दो तो यहां पे फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो बात फिर से वही निकल कर आ रही है कि एसएचएम में कर कराकर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स या एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तो देखो आ ही जाना होता है, ठीक है जी। तो ये जितना भी हुआ नोट करो, अभी इसमें से कुछ और पॉइंट भी निकल कर आ रहे हैं जी। हाँ जी बेटा जी, तो यार करते करते काफ़ी बातें हमने कर ली। एसएचएम अपना मेन टॉपिक था यार आज का। अब जितना भी लेक्चर बड़ा हुआ छोटा हुआ, लेकिन काफ़ी कुछ कवरअप बेटा हो गया। ओके, हमने मैथमेटिकली इतना सीख लिया कि यार डिस्प्लेसमेंट एसएचएम के केस में की इक्वेशन क्या होगी, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की क्या होगी, इक्वेशन होगी। अब इसको कॉस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इनिशियल फेज है। अगर इनिशियल फेज 0 था
तो सिर्फ इक्वेशन क्या हो जाएगी, a cos ओमेगा टी। ठीक है, साइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हमने वो थोड़े सर्कुलर मोशन के साथ जब कंपेयर किया था तो उसमें देखा कि यार अगर x यूज कर रहे हो तो प्रेफर करो cos चलाओ, और अगर y यूज कर रहे हो क्योंकि y एक्सिस वाला साइन से रिप्रेजेंट हो रहा था ना, तो साइन चलाओ, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूमेरिकल में सब ऐसे ही चलता चलता रहेगा। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट की बेसिक इक्वेशन a cos ओमेगा टी, अगर इसको cos यूज किया है तो बेटा करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी की इक्वेशन क्या हो जाएगी, दैट विल बी माइनस a साइन ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट, और यहां पर साथ में क्या आ जाता है, ओमेगा इंटू ए आ जाता है, और ये हमने बता ही दिया था वेलोसिटी लीड करती है, 90 डिग्री से लीड करेगी। करस्पॉन्डिंग की बात करें तो वो क्या आ गई थी, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट। ठीक है, कॉस की जब डिफरेंशिएशन हुई यहां माइनस हो गया, यहां साइन की हुई तो माइनस का माइनस ही रहेगा क्योंकि साइन की डिफरेंशिएशन प्लस कॉस होती है। ओके, ये बातें थी। फिर x और v के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन क्या बनी थी कि v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका भी काफी यूज होगा जी। ओके, v और a और x के बीच में डायरेक्ट रिलेशन क्या बन गई थी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, v और x वर्सेस हमने ग्राफ भी बनाया, कैसा बनना चाहिए, एलिप्टिकल। अगर v वर्सेस x बनेगा तो शेप कैसी आनी चाहिए, एलिप्टिकल। अगर ओमेगा किसके इक्वल हो जाए, 1 के इक्वल हो जाए तो शेप कैसी आ जाएगी, सर्कुलर। ठीक है, शेप विल बी सर्कुलर। अगर बेटा a वर्सेस x ग्राफ बनाए, एक तरफ डिस्प्लेसमेंट दूसरी तरफ एक्सेलरेशन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट दूसरी तरफ क्या बनानी है, मान लो एक्सेलरेशन, तो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन साइन कैसा रहेगा, नेगेटिव। यानी अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो x क्या होगी, नेगेटिव। अगर x पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन क्या रहेगी, नेगेटिव, तो ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है जी, अगर नहीं ऐसा नहीं, दूसरी तरफ जाएगा, एक पॉजिटिव दूसरा क्या शो करना है हमने, नेगेटिव। तो अगर x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन क्या रहेगी, नेगेटिव। ठीक है, इधर ही आना था। और अगर x नेगेटिव है, एक्सेलरेशन क्या रहेगी, पॉजिटिव। ऐसा बनेगा ग्राफ। ठीक है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, x पॉजिटिव है तो a की वैल्यू नेगेटिव में जाएगी। ठीक है, अगर x नेगेटिव है तो a की वैल्यू देख पॉजिटिव में जा रही है। ये ग्राफ कुछ ऐसा बनना चाहिए। ठीक है, अब और बातें ध्यान से सुनना। अगर मैं पूरे के पूरे साइकिल को टाइम पीरियड्स में डिवाइड कर दूं, जैसे मान लो ये अगर ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बने, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि कॉस से रिप्रेजेंट किया ना डिस्प्लेसमेंट को भाई, तो ये x है, ये x है, और ये क्या है, टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस बेटा टाइम ग्राफ बने, तो t इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैक्सिमम। बेटा कॉस से रिप्रेजेंट हो रहा है तो t इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, मैक्सिमम। यहां से लेके यहां तक फिर से पूरा का पूरा साइकिल कंप्लीट हो चुका है। ये क्या होगा, t/2 होगा, ये क्या होगा, t/4, और ये वाला 3t/4। ध्यान से सुनना भाई, अगर मैं इस पूरी सिचुएशन को टेबल वाइज रिप्रेजेंट कर देता हूं तो यार सबसे पहला टाइम t इज इक्वल टू 0 रख लेते हैं। ठीक है, फिर t इज इक्वल टू
t/4 ले लो, फिर t/2, अगला 3t/4 और फिर मान लो कंप्लीट साइकिल। ठीक है जी। तो t इक्वल टू 0 पर यहां पे मैं प्लॉट करूंगा, एक तरफ हमने रखी डिस्प्लेसमेंट, फिर रखेंगे वेलोसिटी और फिर रख देंगे एक्सेलरेशन। तीनों को चेक कर लेते हैं। ठीक है, अपना ग्राफ सा वैसे ही बस लास्ट बात है। तो बेटा t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट कितनी है? मैक्सिमम, यानी किसके इक्वल है? एम कॉस का ग्राफ है जी। कॉस का ग्राफ का मतलब एक्सट्रीम से स्टार्टिंग हुई है, तो t इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट कितनी है? मैक्सिमम है। किसके इक्वल? a के इक्वल। ठीक है, उसके बाद आ गया t/4। t/4 पे डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? 0। फिर आ गया बेटा t/2, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? फिर से मैक्सिमम लेकिन नेगेटिव में चले गया। 3t/4 पे डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? फिर से 0। और t पे यानी साइकिल कंप्लीट हो चुका है, फिर से डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? a हो गई। अब करस्पॉन्डिंगली वेलोसिटी की बात करो। जब t 0 था यानी x की वैल्यू कितनी थी? a थी। अब बेटा जब x की वैल्यू a थी तो वेलोसिटी कितनी हो गई? ये a हो गया, a² माइनस a², 0 हो गया, तो वेलोसिटी कितनी आएगी? 0। जब x की वैल्यू 0 थी तो वेलोसिटी क्या आएगी? ओमेगा इंटू a आ जाएगी। ये मैक्सिमम वैल्यू होगी बेटा इसकी। ये क्या हो जाएगी? ओमेगा इंटू a आ जाएगी। ठीक है, लेकिन आप याद करो जब कॉस वाला केस चल रहा था, कॉस से जब हमने वेलोसिटी बनाई है कैसी आ रही है? नेगेटिव आया था ना, तो साथ में क्या लगा हुआ है इसके? नेगेटिव भी लगा हुआ था। देखो, ठीक है, साथ में इसके क्या लगा हुआ था? नेगेटिव। तो यहां पर क्या आना चाहिए? माइनस ओमेगा a आना चाहिए। क्या आना चाहिए जी? माइनस ओमेगा a आना चाहिए। देखो पार्टिकल यहां पर था, ठीक है, यहां से फिर यहां पहुंचा ना, इस वक्त की बात हो रही है, t/4 की बात हो रही है। अब t/4 वाले इंस्टेंट पे वेलोसिटी तो मैक्सिमम है, लेकिन वो जा किस तरफ रहा है? नेगेटिव की तरफ जा रहा है ना, और नीचे जाएगा, तो इसलिए ये वेलोसिटी क्या रहेगी? मैक्सिमम लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। ओके जी। फिर t/2 पे जब ये माइनस a है तो यहां पे क्या पुट होगा? माइनस a का स्क्वायर तो हो जाएगा, मैग्नीट्यूड में तो क्या आएगी? v इज इक्वल टू ओमेगा, सॉरी, जब यहां पे a पुट हो जाएगा तब तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। ठीक है, a पुट हो जाएगा माइनस a का स्क्वायर, ठीक है ना, 0 हो जाएगा। 3t/4 पे यहां पर फिर से क्या पुट होगा? 0 पुट होगा। जब यहां पर 0 पुट होगा बेटा तो ये फिर से क्या आ जाएगा? ओमेगा a आ जाएगा। लेकिन इस बार इसको साइन कैसा देना पड़ेगा? पॉजिटिव देना पड़ेगा, क्योंकि 3t/4 यानी ये सिचुएशन कहां पे है? मीन पोजीशन पर। मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट तो क्या है? 0। वेलोसिटी क्या हो गई? मैक्सिमम। लेकिन बेटा इस वक्त पार्टिकल जा किधर रहा है? ऊपर जा रहा है ना, इसलिए ये साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव। इस वक्त पार्टिकल जा किधर रहा था? नीचे जा रहा था ना, इसलिए ये वाली वेलोसिटी क्या देंगे हम? नेगेटिव दे देंगे। फिर फाइनली यहां पे फिर से क्या हो गई? 0 हो जाएगी। ये ऐसे चलता रहेगा। अब आ जाओ एक्सेलरेशन पर। एक्सेलरेशन क्या है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। जब बेटा जी x की वैल्यू मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या होगी? मैक्सिमम होगी, लेकिन साइन क्या रहेगा? उल्टा, माइनस ओमेगा a। साइन विल बी ऑपोजिट। जब ये 0 होगा इसको भी 0 हो जाना है। जब ये माइनस a होगा यानी ये मैक्सिमम है तो ये भी मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? ये प्लस में चलेगा। जब ये 0 ये भी 0, जब ये a
तब ये माइनस ओमेगा ए, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए है, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वी है। बाकी बेटा अब ये चीजें अब ऐसी चलती रहेंगी, ये चलती रहेंगी, इस बात को हम कर रहे हैं क्लोज, ठीक है। इसके बाद फिर एक मैथमेटिकल पार्ट में हो जाएगा अपना एनर्जी स्टोर्ड इन एसएचएम, वो करना है कि एसएचएम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है बेटा, एनर्जी स्टोर्ड इन एसएचएम। उसके बाद फिर सम एग्जांपल्स ऑफ एसएचएम, एक लेक्चर और लगेगा थ्योरी के लिए, बाकी न्यूमेरिकल्स आपके स्टार्ट हो ही जाएंगे, न्यूमेरिकल्स अपने करते रहो। तो अभी तक के लिए इतना ही, आप लोगों से विदा लेते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, काम करते रहो, थैंक यू वेरी मच।